सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 30 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है। तो आंसर होगा फिनलैंड ने। तो अभी फिनलैंड ने अपने शहर कंकनपा में विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी का भंडारण करने में सक्षम है। तो इस सैंड बैटरी में तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी का भंडारण किया जाता है यानी कि स्टोर किया जाता है उसे, जिसके लिए रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये जो बैटरी है ये रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में स्टोर करती है, जिसका उपयोग घरों में ऊष्मा के लिए किया जा सकता है और एक बार में 1 महीने तक की बिजली का स्टोरेज इसमें आप कर सकते हो। अच्छा, फिनलैंड की बात है। फिनलैंड आप जानते हैं उसकी कैपिटल हेलसिंकी है और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। इसकी करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। आपको याद होगा अभी यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 जारी किया था उसमें टॉप पे फिनलैंड था, उसमें भारत 136 नंबर पे था। और अभी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भी टॉप पे रहा था फिनलैंड, उसमें भारत 121वें स्थान पे था। और सैंड से आपको जरूर याद आएगा एक नॉवेल टॉम्ब ऑफ सैंड, याद आया? किसने लिखा था? गीतांजलि श्री ने। उसी के लिए उनको 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। और उनके साथ एक और ट्रांसलेटर थी जिनको ये पुरस्कार मिला था, उनका नाम क्या है? डेजी रॉकवेल। क्या आप बता सकते हो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल ये कहां पे बनाया गया था? तो आंसर होगा डेनमार्क में। और भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क ये आपको मिलेगा गोवा में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन अभी 2022 में ही कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां पे शुरू हुई है तो फिर आंसर होगा गुजरात में। ये थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं और ये लीजिए कल का यानी कि 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज का रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। तो लगभग सबने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी मेहनत की, लेकिन सबका नाम तो नहीं ले सकते। लेकिन टॉप 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट मेरे पास है। तो उसमें पहले नंबर पे आलोक है, सेकंड पे अविनाश है, थर्ड पे सूर्य प्रकाश है, फोर्थ पे है सुनील और 5वें पे है गौरव। देखो मुझे पता है कुछ बच्चे इसमें चीटिंग करते हैं, वो उन्हें भी पता है, इसीलिए मैं पुराने महीने के 5-6 करंट अफेयर्स को इसमें ऐड कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़े। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लगाओ, इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा एग्जाम टाइम पे। जो अभी चीटिंग कर रहे हैं वो एग्जाम टाइम पे पछताएंगे, क्योंकि अभी तो उनका नाम आ जाएगा लेकिन फिर रिजल्ट के लिस्ट में जब नाम नहीं आएगा ना तब वो दुखी होंगे। इसलिए कह रहा हूं पढ़ाई के साथ ईमानदारी रखो। ये आपको जॉब दिलाएगी, पैसा दिलाएगी, इसी के साथ बेईमानी करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए दिसंबर 2022 में किसने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी 29 दिसंबर 2022 को ही 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किनका स्थान लिया उन्होंने? यायर लेपिड का स्थान लिया। उनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। वैसे इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। और इजराइल ये दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है जिसकी कैपिटल जेरूसलम होती है, लेकिन याद रखना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है इसे। करेंसी इजरायली शेकेल है और प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग है। आप जानते हो अभी फिजी के प्रधानमंत्री बने थे, सितविन राबू का नाम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन बने थे और आयरलैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, लियो वर्रादकर। नाम ध्यान रखना, ये न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। बताओ वे किस देश के फुटबॉलर थे? तो आंसर होगा ब्राजील। तो ब्राजील के महान फुटबॉलर थे ये पेले, जिनका भी 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 2021 में पेले को कैंसर होने का पता चला था और अभी इनका निधन हो गया। आपको बता दूं पेले ने 92 मैच में ब्राजील के लिए 77 गोल किए और 3 फीफा विश्व कप जीते। अच्छा वैसे क्वेश्चन तो निधन वाला है, लेकिन ये एक महान फुटबॉलर थे और अभी फीफा वर्ल्ड कप आपका चर्चा में रहा है तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, जो कि इसका 22वां संस्करण था। आप पूछोगे कहां पे हुआ था? तो ये कतर दोहा में हुआ था। और इसको किसने जीता? इसको अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हरा करके। अर्जेंटीना ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। अब इसमें 3 अवार्ड आप याद रखना। एक तो गोल्डन बॉल अवार्ड ये मिला है लियोनेल मेसी को,
और 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड पाने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये अर्जेंटीना की तरफ से थे। बाकी गोल्डन बूट अवार्ड ये मिला है किलियन एम्बाप्पे को, ये फ्रांस की तरफ से थे। और गोल्डन ग्लव अवार्ड ये मिला है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। बेस्ट गोलकीपर के लिए मिल गया इनको ये अवार्ड। तो ये 3 अवार्ड आप इसमें याद रखना। अच्छा, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। तो कम से कम इतना पॉइंट्स आपको याद होना ही चाहिए। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में स्थित निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये धर्मदम, जो कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। मतलब यहाँ के अब हर वार्ड में आपको लाइब्रेरी पुस्तकालय मिलेगा। वैसे भी आप जानते ही हो 100% लिटरेसी रेट वाला राज्य आपका केरल ही है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में मान लो पूछा जाए कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा पुथुवाइल नारायण पणिक्कर को। ये केरल से ही थे और भारत में उनकी पुण्यतिथि को, जो कि होती है 19 जून को, उस दिन को राष्ट्र पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा चलो, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का जामताड़ा जिला बना हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, तो आंसर होगा झारखंड का। अभी आपको याद होगा कि अभी फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम शुरू किया था, किस राज्य ने? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। लेकिन बात यहाँ पे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग कहा जाता है। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा आपको। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन यहाँ पे मिलेगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हो गए और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और याद रखना, केरल उच्च न्यायालय ये देश का पहला कागज रहित न्यायालय बना था, यानी कि देश की पहली पेपरलेस अदालत ये बनी थी केरल हाई कोर्ट। अभी दिसंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव का आयोजन ये केरल में किया गया, जिसको बोला गया क्या? बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। अभी नवंबर में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन ये केरल के कोच्चि में हुआ। और अभी पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? MT वासुदेवन नायर को। अभी राज्य भर में सोने यानी कि गोल्ड की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था केरल। और जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ना, INS विक्रांत, उसको किसने बनाया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। याद रखना, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत भी बनाएगा ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट है। और मलयालम फिल्म निर्माता हैं KP कुमारन, जिनको अभी केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल से सम्मानित किया गया था। और याद रखना, अगर पूछे कि किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा केरल ने। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी को जीता। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य वो भी है केरल। अभी मातृ मृत्यु अनुपात, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, ये सबसे कम रहा है केरल का। और केरल के समुद्री तट को कहते हैं मालाबार तट, जबकि तमिलनाडु के समुद्री तट को कहते हैं मंडल तट। और यहाँ का जो क्लासिकल डांस है वो एक तो कथकली है और एक मोहिनी अट्टम है, जबकि क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। तो याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस IIT ने स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन को बनाया है? तो आंसर होगा IIT रुड़की ने। तो अभी IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने नई दिल्ली के एम्स की मदद से स्वस्थ गर्भ स्मार्टफोन एप्लीकेशन को बनाया है। ये स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और रियल टाइम यानी कि तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। और ये विशेष रूप से उन क्षेत्रों की महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा जहां पे चिकित्सा सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो गर्भावस्था के लिए ये पहला एप्लीकेशन है जो तुरंत डॉक्टर की सलाह सुनिश्चित करता है। किसने बनाया? याद रखना, IIT रुड़की ने। चलिए फिर बताइए, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं? तो आंसर होगा 4,12,432। तो अभी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में 4,12,432 सड़क हादसे हुए हैं और इन घटनाओं में करीब 1.54 लाख लोगों की मौतें हुई हैं।
वैसे 2019 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 8.1% की कमी आई है, पर मृत्यु दर में 1.9% की वृद्धि देखी गई है। और इतने लोगों के मारे जाने का जो मुख्य कारण बताया इस रिपोर्ट में, वो है सीट बेल्ट का न लगाना और हेलमेट का न पहनना। तो अगर आप लोग 4 व्हीलर ड्राइव करते हो, किसी के पास है, मतलब अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लिख रहे हो, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के पास है, आप ड्राइव करते हो, तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। और मोटरसाइकिल तो लगभग सबके पास है, तो हेलमेट ज़रूर पहने। यूँ मत सोचे कि थोड़ा सा ही तो जाना है, क्योंकि गली के मोड़ पे भी हादसा हो सकता है, समय कहकर नहीं आता। तो अपने माँ बापों के लिए मुसीबत का कारण न बने और नियमों का पालन करें। वैसे हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। आपको बताया भी स्टील सड़क कहाँ पे बनाई गई थी? तो आंसर होगा सूरत में। वैसे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH7, जिसका नाम बदल के अभी NH44 कर दिया गया। और द्वारका एक्सप्रेसवे, ये भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बनेगा, जो कि दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। इसकी लंबाई लगभग 29 किलोमीटर की होगी। और वैसे उत्तर प्रदेश ये 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है। अभी आपको याद होगा, इसी साल प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। और बुंदेलखंड क्षेत्र से आपको याद आएगा, वहाँ पे एक नदी है, बेतवा नदी, उस पर एक परियोजना है, माता टीला परियोजना। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना? बताओ आप, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा अमृत भारत स्टेशन योजना। तो अभी रेल मंत्रालय ने यह अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरू किया है। योजना का उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना, मतलब न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं और उसके अलावा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान बनाना। और अभी रेलवे से सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। रेल मंत्री आप जानते हो अश्विनी वैष्णव हैं, और पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। चलो बताओ, आपकी जो अभी पहली वंदे भारत ट्रेन है, ट्रेन 18, ये कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से वाराणसी। और भारत में फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है डलहौजी को, क्योंकि उनके समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे 1853 में। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कौन सी होगी? कोलकाता मेट्रो हुगली नदी के नीचे चलेगी। अभी भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन ये कहाँ से कहाँ चली? कोयम्बटूर से शिरडी। और हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल के क्या कर दिया? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। अभी वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदल के गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया, और उसके चांसलर बने हैं अश्विनी वैष्णव। चलो बताओ, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा बना? तो आंसर होगा कोलकाता। और भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा IIT मद्रास। अच्छा, कवच क्या है? तो ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, मतलब एक ही पटरी पे दो आमने सामने ट्रेन आ गई तो उनको टकराने से रोकेगा ये। भारत में टोटल रेलवे जोन कितने? 18 हैं। 18वें का मुख्यालय मिलेगा विशाखापत्तनम में। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बन रहा है? सूरत में बन रहा है। याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में धनु जात्रा उत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो ये उत्सव अभी 27 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है, यानी कि 11 दिन ये चलने वाला है। तो ये उड़ीसा के बरगढ़ में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है। याद रखना, इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। धनु यात्रा जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो ये जो यात्रा है, ये भगवान कृष्ण और उनके जो कंस मामा थे, उनकी पौराणिक कथाओं पर आधारित है ये। और आपको बता दूं, सन 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग ने इस 11 दिवसीय धनु यात्रा को राष्ट्र उत्सव का दर्जा भी दिया था। अच्छा, इसी तरह से उड़ीसा के और भी कुछ महोत्सव हैं, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व महोत्सव हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया। तो इनको भी याद रखना, इनका भी संबंध उड़ीसा से है। और अगर आपसे पूछे कि वांचुआ महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? जहाँ पे बिहू पर्व मनाते हैं, और बिहू आपको पता है कहाँ का है? असम का है। सरहुल महोत्सव याद रखना, संबंध है इसका झारखंड से। एक जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कहाँ का है? जहाँ पे हम पोंगल त्योहार मनाते हैं, यानी कि तमिलनाडु का।
और पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? जहाँ पे गणगौर महोत्सव मनाते हैं, यानी कि राजस्थान। और पुष्कर फेस्टिवल पूछेंगे तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि मध्य प्रदेश में कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाया जाएगा? तो आंसर होगा ग्वालियर में। अभी आपको याद है हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती यानी कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया, और उसी दिन को ग्वालियर गौरव दिवस भी मनाया जाता है। उनकी जन्मस्थली है ग्वालियर, उन्हें ग्वालियर पुत्र भी कहा जाता है। और अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा की है कि ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी और एक अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। अटल जी की बात करें थोड़ी सी, तो ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1977 में विदेश मंत्री थे जब वो, तब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 32वें सेशन को हिंदी में संबोधित किया था। और वे पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। 1999 की बात है जब वे एक मत से अविश्वास मत हार गए थे। और उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब मिला? 2015 में। और देखो स्टैच्यूज की बात है, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता रहा हूं कि 2022 के जितने भी आपकी प्रतिमाएं यानी कि स्टैच्यूज रही हैं, तो उन पे एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। उनका क्विज और उनका पीडीएफ भी बना करके अपलोड कर दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में स्टैच्यू से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो एग्जाम जाने से पहले वो वीडियो एक बार आपका देखा हुआ होना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। क्विज को 5-6 बार लगा लेना, मतलब सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। कहने की बात यह है। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो आंसर होगा अर्शदीप सिंह को। तो पुरुषों में तो अर्शदीप सिंह को, और महिला वर्ग में यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को महिला वर्ग में आईसीसी के द्वारा 2022 की उभरती हुई खिलाड़ी पुरस्कार श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। तो अभी तो इनको नॉमिनेट किया गया है, देखो आगे क्या होता है, किसे मिलता है। जब वो मिलेगा तो वो वाला प्रश्न हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आईसीसी स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से हैं, और सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। गाइस सेशन अच्छा लगे, अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया, भूल गए तो प्लीज लाइक कर देना। एक बार याद दिला दिया मैंने आपको, और अपने दोस्तों के साथ में और अपने एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर करना। क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वहीं पे। प्रैक्टिस करते रहना और अपने आप को मजबूत बनाए रखना। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।